सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। सबका स्वागत। शनिवार है आज, 31 जनवरी 2026। शनिवार है तो हमारा जो डिस्कशन होगा 50 मिलीसिमल पोटेंसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, रिटन बाय डॉक्टर हरिमोहन चौधरी साहब, ये चलेगी। और इसमें हम पेज नंबर कौन से पे हैं, कोई बताएगा? प्रशांत या कोई दूसरा भाई बहन? 2 में हमने 24 जनवरी को किया था। और अमितपाल भाई याद है? पता? मेरे को याद नहीं आ रहा है। पीछे मेरी पीछे पुरानी। उसमें देखो प्रशांत, पीछे उसमें देखो बेटा। हाँ। अच्छा, उसमें व्हाट शुड बी इसमें तो पोटेंशियल? पेज नंबर से 20 स्टार्ट हुआ था और नहीं, शायद अब प्रॉपर टाइम 22 ऑफ 22 हो सेकंड चुका बेटा। प्रिस्क्रिप्शन इससे स्टार्ट होगा। 22 हो और चुका। सर 23 पे होगा शायद एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन। एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेडिसिन से होगा, है ना जी सर। अच्छा, डॉक्टर सुरेश? जी सर। जी सर। पेज नंबर 23 पे आज हम हैं, जिसमें हमारा हेडिंग होगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन डिसेंडिंग स्केल इन ल्यू ऑफ असेंडिंग स्केल, डिमांड्स अटेंशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जी। ये जो लागू करते हैं मेडिसिन को डिसेंडिंग स्केल की तरफ, डिसेंडिंग स्केल बोले तो पहले 0/10 दे करके फिर 0/8, 7, 6 की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा भाव आ रहा। इन ल्यू, LIE, ल्यू ऑफ असेंडिंग स्केल का मतलब है उसके बदले में। जो जो असेंडिंग स्केल की बताई गई है कि भाई लोअर से शुरू करो और हायर की तरफ को जाओ, उसकी जगह हायर से लेवल की तरफ, लोअर की तरफ को, डिसेंडिंग स्केल की कहाँ लागू या कहाँ इसकी प्रयोगता है। डिमांड्स आगे कह रहे हैं डिमांड्स अटेंशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसके लिए अटेंशन और एक्सपेरिमेंटेशन की डिमांड है। ऐसा करने के लिए कह रहे हैं रिकंसिडरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ homeopathic medicine in ascending scale is felt necessary in the light of the great Hahnemann's observations made in his chronic disease, पेज नंबर 84 पे और पेज नंबर 157 पे, इन supersession of his directives made in the organon। ब्रैकेट में कह रहे हैं वाइड एफोरिज्म 161, 201, 201, 247, 280 एंड 281 एक्सेट्रा। कह रहे हैं इसके लिए आपको, इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए आपको के असेंडिंग स्केल कहाँ जो आवश्यक महसूस हुआ, वो हमने देखा हैनीमैन साहब के ऑब्जर्वेशंस में, जो उन्होंने क्रोनिक डिजीज में भी बताए और ऑर्गनन के एफोरिज्म्स में भी बताए। 161 में, 200, 201 में, 247, 280, 281 एक्सेट्रा में। आगे कह रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट सम पेशेंट्स of weak vitality, hypersensitivity, and destructive diathesis continue their experience of weakness, loss of weight, discomfort, etc. और medicinal aggravation, ब्रैकेट में कह रहे हैं ड्रग डिजीज even after their recovery for natural diseases by LM scale। जी। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, ये समय के लिए मैंने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट जिनकी वाइटलिटी वीक है, जो पेशेंट हाइपर सेंसिटिव हैं, जिनमें डिस्ट्रक्टिव डायथिसिस कंटिन्यू कर रही है, देयर एक्सपीरियंस ऑफ, उसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव डायथिसिस कंटिन्यू रहने की वजह से वो वीकनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लॉस ऑफ वेट को कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट को कर रहे हैं, एक्सेट्रा। या फिर कह रहे हैं मेडिसिनल एग्रावेशन देखा गया है इवन आफ्टर देयर रिकवरी
फॉर नेचुरल डिजीजेज बाय एलएम स्केल। एलएम स्केल के माध्यम से भी नेचुरल डिजीज की रिकवरी के बाद भी एग्रावेशन जहां देखने को मिला। दो तरह की कंडीशन वो लेके चल रहे, कह रहे इट इज आल्सो a fact that after application of the similimum, disease state become weaker. The patient feels improvement both mentally and physically. हम्म ये भी सच्चाई है अमितपाल भाई कि जब एक सिमिलिमम को देते हैं हम तो डिजीज कमजोर पड़ता है और पेशेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट फील करता है दोनों लेवल पे, मेंटली और फिजिकली भी। ये तो जी सच्चाई है ही, ये सत्य है। हम्म आगे कह रहे यूजुअली एट दिस वीकर स्टेट ऑफ डिजीज स्ट्रोंगर एंड हायर स्केल ऑफ मेडिसिन हम्म इज अप्लाइड। और आमतौर पर कह रहे एट दिस वीकर स्टेट ऑफ डिजीज के लिए स्ट्रोंगर एंड हायर स्केल ऑफ मेडिसिन को अप्लाई करते हैं। ये भी हम्म बात समझ में आ रही है। नेचुरली डिसिमिलरिटी बिटवीन डिजीज एंड मेडिसिनल स्टेट अराइजेज एज ए मैटर ऑफ कंसिक्वेंस। कह रहे स्वाभाविक रूप से अगर डिसिमिलरिटी है डिजीज के और मेडिसिनल स्टेट के बीच में, तो ये हम्म जो आगे परिणाम क्या निकलेगा, मैटर ऑफ हम्म कंसिक्वेंस, वो है दिस इज नॉट एट ऑल डिस्क्राइब इन होम्योपैथी बीइंग ए साइंस ऑफ सिमिलरिटी। भाव ये है कि जो परिणाम होता है देने के बाद मेडिसिन के, वहीं से हम्म पता चलता है ये होम्योपैथी में। दिस इज हम्म नॉट एट ऑल डिस्क्राइब नहीं है, डिजायरेबल इन होम्योपैथी being हम्म a science of similarity, so application of medicine in descending scale is more logical and scientific. Descending scale तो हम्म पता है ब्रैकेट में यहाँ हम एक तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं जो अभी हो रहे थे यहाँ तक। डिसेंडिंग स्केल का मतलब होता है हायर डायनेमाइजेशन की तरफ को जाना, ना कि हाँ जी 0/10 की तरफ से 0/1 की तरफ को बढ़ना। ये हाँ बहुत ही जी अच्छा है हेडिंग, लेकिन हम हाँ इसको जी थोड़ा सा उसमें ले गए थे पोटेंसी के एप्लीकेशन को लेकर के। लेकिन हाँ डिसेंडिंग स्केल का मतलब होता है मैटर कम करते जाना किसी भी हाँ जी मेडिसिन का। ब्रैकेट में हम्म मैंने यहाँ लिखा है दैट इज हायर डायनेमाइजेशन। तो डायनेमाइज बेसिकली ये जो डिसेंडिंग स्केल क्यों कामयाब हुआ अमितपाल भाई होम्योपैथी में, वो इसलिए हाँ हुआ क्योंकि लगातार डिजीज कमजोर पड़ता जाता है और उसकी हम्म वजह से फिर वहां पर हमें हायर पोटेंसी की जरूरत पड़ती जाती है। आगे कह रहे बिल्कुल हैं आई स्टार्टेड माय एक्सपेरिमेंटेशन ऑन दिस सब्जेक्ट सिंस 1986 and have been getting very satisfactory result almost without injurious medicinal aggravation or side effects। हरिमोहन साहब कह रहे हैं मैंने इस पे एक्सपेरिमेंटेशन इस सब्जेक्ट पे 1986 से मेरे चले आ रहे हैं और मैंने सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट पाए हैं बिना कोई इंजूरियस मेडिसिनल एग्रावेशन के और साइड इफेक्ट के। हम्म The result the result of my experimentations have been published in different homeopathic journals and books. I have also put in several scientific seminars in India and Bangladesh. In consequence, some learned homeopaths in both countries are also applying medicines in a descending scales with their utter satisfaction। तो डिसेंडिंग स्केल इन्होंने नया वर्ड डाला है, देखो ये इसको बार बार अब समझ ही ले हम। तो ये जो हाँ डिसेंडिंग स्केल के तहत मेडिसिन को जब दे रहे हैं, चाहे वो यहाँ दोनों कंट्रीज में, मैंने अ, ये देखा ये सीखा कि वहाँ वो अच्छे से रिजल्ट पा रहे हैं। डिसेंडिंग स्केल का मतलब दवाई के मटेरियल डोज को कम करते जाना। हम्म नाउ फ्रॉम व्हाट स्केल्स ऑफ पोटेंसी टू स्टार्ट विद। अब सवाल ये आता है कि कौन से स्केल ऑफ पोटेंसी से स्टार्ट किया जाए। दिस इज हम्म टू बी असेस्ड on the basis of the vitality and susceptibility of the patient। ये तो भाई एसेस किया जाता है कि वाइटलिटी क्या है पेशेंट की और ससेप्टेबिलिटी क्या है पेशेंट की, उसके आधार पे ये तय करते हैं कि फॉर व्हाट स्केल ऑफ पोटेंसी टू स्टार्ट विद।
द प्रेजेंट कंडीशन ब्रैकेट में वगैरह सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, द प्रेजेंट कंडीशन रिपोर्ट ऑफ ए लेबोरेटरी टेस्ट, physical examination etc. of the patient helps us in a determination of the same. ये जो प्रेजेंट कंडीशन होती है, प्रेजेंट कंडीशन ब्रैकेट में करें चाहे वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स की रिपोर्ट लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट से, फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा से पेशेंट की हमें मदद करती है इस बात को डिटरमाइन करने में, सुनिश्चित करने में कि यहाँ हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमें रिपोर्ट से भी पता चल जाता है और फिजिकल एग्जामिनेशन से भी पेशेंट की कंडीशन, लेकिन पेशेंट की कंडीशन ही तय करेगी, उसकी वाइटलिटी और ससेप्टेबिलिटी ही तय करेगी कि पोटेंसी क्या डिसाइड करी जाए। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द पेशेंट, ट्रीटमेंट may be started with LM/5 or LM/8 or even with LM/10 as the case may be, and gradually descend to lower scale. हम LM/5 LM/8 या LM/10 से मान लो शुरू करते हैं देख के प्रेजेंट स्टेट के अनुसार, तो हम फिर ग्रेजुअली डिसेंड करेंगे टू लोअर स्केल। लोअर स्केल फिर बात आ रही है, इसमें पोटेंसी नीचे की तरफ नहीं आएंगे, हम ऊपर को चलेंगे अमित भाई। बट वेयर द वाइटल इज टू लो और वीक, द पेशेंट इज एक्सट्रीमली hypersensitive, only LM/1 is to be repeatedly applied. यहाँ इन्होंने अपना भाव ये दिया कि यदि पेशेंट की वाइटलिटी बहुत ज़्यादा कम है या कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाइपर सेंसिटिव है, तो वहाँ हम केवल LM/1 से शुरू करेंगे रिपीटेडली। When the patient will regain his vitality to some extent after taking 2 to 3 courses of LM/1, then it can be raised LM/3 or LM/4, and after that again gradually to lower scale. भाव फिर ये है कि अगर देखो मजे की बात यहाँ ये उठाएंगे हम कि अगर पेशेंट कमजोर आते हैं, हाइपर सेंसिटिव आते हैं, तो वहाँ हम अब तक हमें यही पता था कि वहाँ डोज को 1 गिलास से 4 गिलास तक ले जाओ, लेकिन यहाँ ये भी पता चला कि अगर लो वाइटलिटी के और बहुत ही हाइपर सेंसिटिव पेशेंट हैं तो उनकी LM/1 यानी कि बिल्कुल लोअर डिग्री ऑफ पोटेंसी से शुरू करेंगे, और जैसे जैसे रिकवरी होती जाएगी वैसे वैसे हम ऊपर की तरफ को बढ़ेंगे। और उसके भी 2-3 कोर्स करने के बाद अमित पाल LM/1 के 2 to 3 कोर्सेज कहा। हम जनरली LM/1 को या किसी भी मेडिसिन को 7 डोज या 7 दिन तक दे देते हैं बस। हाँ जी। लेकिन यहाँ 2 या 3 कोर्स भी बताएं। हाँ जी। तो आप इसको 2-3 हफ्ते तक भी चालू रख सकते हो उन केसेस में। बिल्कुल। जो मुझे इससे एहसास मिल रहा है, अगर किसी और का कोई दूसरा विचार हो तो वो बता सकता है इस पॉइंट पे। मुझे ये कुछ इसी तरह से लग रहा है, यही भाव आ रहा है ना दीक्षिका? हेलो, अच्छा माइक ऑन। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। तो डॉक्टर अभिषेक सर यही यहाँ पे कहा सर, जी सर यहाँ पे सर जैसे ये मतलब ये कहना भी चाह रहे हैं, और ऐसा होता भी है कि जैसे मान लीजिए किसी को आपने अगर LM/1 दिया अगर, और उसने अच्छा रिस्पांस दिया 7 दिन तक, हाँ, तो उसको LM/2 ना करके LM/1 पे ही फिर से उसको अभी चलाएंगे दवा को, जब तक कि वो LM/1 जब तक कि एग्जॉस्ट ना हो जाए। हाँ, मेडिसिन लेकिन हमारी अगर सिलेक्टेड बढ़िया है तो LM/1 जी जब तक कि मतलब अच्छा रिजल्ट दे रही, जब तक वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, तब तक उसको आप दे तो इसमें पॉइंट एक पॉइंट तो क्लियर करना पड़ेगा सर हमें कि जैसे 7 दिन तक एक कोर्स कर लिया तो 8वें दिन से जो LM/1 8वें दिन भी वही चला, जो 7वें दिन लेवल आ चुका था ना सक्सेशन के बाद, जी उससे नेक्स्ट ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट कोर्स के लिए LM/1 का एक फ्रेश ग्लोब्यूल घोल के दे दिया हमने, ऐसा इससे बचेंगे हम।
समझ रहे सर मैं जो कहना चाह अच्छा रहा हूँ? जी 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 और लोगों को क्लियर होना चाहिए, आपको तो बिल्कुल क्लियर होगा ही क्योंकि आप इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर दीक्षिता, बेसिकली जब जी हम बस। एक पोटेंसी को स्टार्ट कर देते हैं और मान लो उसको 7 दिन तक देते गए तो हम उसको हिलाते हैं बहुत जोर से, सक्शन देते हैं। जी जी तो जो जी 8वां दिन होगा उस सॉल्यूशन का, वो पहले वाले दिन से बहुत ज्यादा अपग्रेड होगा जी जी असेंडिंग एटीन्यूएशन के रूप में। तो जब हम दूसरा कोर्स स्टार्ट करेंगे तो वहां ऐसा ना करें कि हम नया घोले उसी उसी मेडिसिन की उस पोटेंसी का। जी वहाँ ये हिदायत दी गई है कि जो 8वें दिन लेवल आ गया था LM/1 का, जी 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 उसी में वहां तक लाओ पहले, या तो खुद लेके आओ दूसरे सॉल्यूशन को सक्शन दे करके ऐसे 8 बार, है ना सर, अलग अलग, जी जी और या फिर हम्म। उसी उसी को आगे बढ़ाओ उसमें और सॉल्यूशन डाल के, है जी। यही माध्यम हो सकता है डॉक्टर अभिषेक। होना तो यही चाहिए, लेकिन दूसरा जैसे हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होता है कि अगर वन अगर काम किया अगर, हाँ तो अगली मेडिसिन भी फिर वही उसी को घोल के बना दे देते हैं, हाँ, एलएम लेकिन बाई वन को ही। लेकिन मेरा भाव थोड़ा सा ये था आपसे बिल्कुल समझने का। बिल्कुल, आपका भाव क्लियर है, आपका भाव क्लियर है, मैं उसको बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ और होना भी वही चाहिए, हाँ, लेकिन जी जी एक एक मेरे मिस्टेक का साथ जो चांस है जो नहीं जानते लोग, ये है जी कि जी जी वो बिल्कुल नया ग्लोब्यूल घोल लेंगे बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो फिर और से रिवर्स पे आ गया ना, हाँ, फिर तो वो फिर जीरो तो जीरो वन वही पे आ गया। रिपीट करे जहाँ एक हफ्ता पहले जीरो करे थे। जीरो बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके वो स्ट्रोक दे एटीन्यूएशन करके का उसको लेवल हम वहां तक लाना बिल्कुल होगा, बिल्कुल, हाँ हाँ, ये ध्यान ये देना। हो सकता है पॉइंट, बिल्कुल। आगे कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन डिसेंडिंग स्केल डिमांड्स करेक्ट असेसमेंट एज फार एज प्रैक्टिकेबल ऑफ द वाइटलिटी ऑफ द पेशेंट। एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेडिसिन का डिसेंडिंग स्केल के तहत, यानी कि कब 0/1 से 0/2, 0/3, 0/4 की तरफ बढ़ना है, इसकी डिमांड जो है वो करेक्ट असेसमेंट के आधार पर होनी चाहिए एज फार एज प्रैक्टिकेबल ऑफ द वाइटलिटी ऑफ द पेशेंट। ज्यादा से ज्यादा ये वाइटलिटी ऑफ पेशेंट क्या होती जा रही है उस पर ज्यादा निर्भर करेगा। अदरवाइज देयर विल बी अनडिजायरेबल एग्रावेशन क्रिएटिंग डेंजरस इंजरी टू द पेशेंट। और अगर आपने वाइटलिटी का असेसमेंट नहीं लिया और वहां आपने 0/1 के बाद आंख बंद करके 0/2 या 0/3 की तरफ चल दिए और पेशेंट की वाइटलिटी उस प्रपोर्शन में बढ़ी नहीं थी ऊपर को, तो वहां पे अनडिजायरेबल एग्रावेशन आने के चांस हैं और क्रिएट कर सकते हैं डेंजरस इंजरी टू द पेशेंट। 50 मिलीसिमल की भी डॉक्टर श्रेय, आपका बहुत दिन हाँ जी पहले सर। सवाल था कि यार ये सर ये 50 मिलीसिमल भी वो करेगी क्या नुकसान। जी हाँ, तो वी शुड बी कॉशियस। 50 मिलीसिमल की पोटेंसी के साथ जब हम इलाज कर रहे हैं, तो जब हम ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि 0/1 की जगह 0/2 देनी चाहिए, तो हरिमोहन साहब ने कह दिया है कि यहाँ वाइटलिटी ऑफ पेशेंट को जरूर एसेस कर लेना। यदि उसकी वाइटलिटी अच्छी हो गई है डॉक्टर सरे, तो हाँ अब जी सर। तभी दे 0/2, अदरवाइज हम्म। उसी 0/1 को ही अभी कंटिन्यू कर रखें जब तक उसकी जी वाइटलिटी, सर। अगर मेडिसिन वही है उस सेम मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है, तो एक सेम जी सर। मेडिसिन को भी जल अपनी तरफ से ये ना बना लें आकलन कि भाई एक हफ्ते तक ये दूंगा, फिर अगले हफ्ते 0/2 दूंगा, फिर ऐसा वो तय करें। सर एक चीज और पूछनी थी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी को सेंटीसिमल स्केल से ट्रीट कर रहे हैं, हाँ तो हमें लग रहा है कि वो जो 200 पोटेंसी है उससे रिजल्ट तो मिला है, लेकिन इसे थोड़ा सा ऊपर मांग रहा है मेडिसिन, ठीक है? तो फिर क्या, ऑब्वियसली 200 से ऊपर या तो हम एटेन्यूएट करके दें या फिर हमारे पास एक 1 ही बचता है। वो तो कैसे क्या ऐसा हो सकता है वो कि उस, कैसे कैसे असेस करेंगे ऊपर वाला मांग रहा? बहुत अच्छा सवाल है और मेरे पास उसका एग्जाम्पल भी है। अब जैसे कि सर उसका कोई समझ लो स्किन कंडीशन है, एक तरह से हम मानते हैं स्किन का, ठीक है। और उसका जो है वो दवाई लेने के बाद 80% के आसपास ठीक हो गया, लेकिन वो 80% के बाद जो ठीक हुआ है वो कई महीनों तक उतना ही है।
वहां से ना बढ़ा ना घटा, वो उतना ही रह गया है। ठीक है, ऐसे मतलब 2 महीने तक उतना रह गया, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए, वो उतना ही रह गया, ना उससे बढ़ रहा ना उससे घट रहा है। हाँ तो हमको ये लगता है कि शायद इससे ऊपर थोड़ा सा दे तो हो सकता है वो जाए, पर इससे ऊपर अगर हम सेंटेसिमल स्केल में जाएंगे, या तो फिर हमें एटेन्यूएट करना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर डालने के लिए, या फिर हमें 1 m देना पड़ेगा, जो कि बहुत हाई होगा। हाँ तो क्या फिर वहां उस केस में हम उस तरह में एलएम पोटेंसी का इंट्रोड्यूस करके उसको केस को निकाल सकते हैं क्या? हाँ, वैसे दोनों रास्ते शुरू से अलग अलग ही थे। एलएम अलग था हम्म, और सेंटिसिमल अलग था, लेकिन आपकी बात बड़ी अच्छी ये निकली कि वहाँ दो स्टेट आ सकती हैं। या तो जी सर। रिकवरी आके रुक गई, हाँ अब आगे नहीं बढ़ रही, मेडिसिन वही हो रही, वही आ रही है बार बार, तो वहां हाँ। उसे 30 से 200 की जगह जाने की जगह उस 30 को शकसन दे के कर सकते हो वहाँ, सेंटिसिमल की भी, जी है जी ना, सर। ताकि उसका बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो पावर में, है जी। हाँ एक बात। जी। और दूसरी बात मजे की है ये थी, जो एक अभी पीछे केस डिस्कस हुआ था, जब प्रफुल्ल सर ने एक केस में दिया था, एक फीटस के पेट में जो गांठ थी, वहां उन्होंने एक पोटेंसी दी थी पर्टिकुलर, और उससे वो केस ना आगे बढ़ा ना पीछे आया। हाँ ये भी एक लेवल मिल सकता है। आपके केस में तो एक रिकवरी रुक गई जाके, हाँ। अगर अगर बीच में उसने कोई डाइट एंड रेजिमेन में या कोई दूसरा हर्डल नहीं दिया है, कोई उसमें डिस्टरबेंस नहीं करा, और मेडिसिन वही है, तो इसका मतलब डिमांड उसी मेडिसिन की आ रही है जी। जी। तो लेकिन ये दूसरे रूप में हमने वहां देखा था, जब बड़े सर ने कहा कि भाई उस मेडिसिन देने के बाद ना तो केस आगे बढ़ा ना और पीछे भी नहीं घटा। हाँ तो उस केस में क्या है कि अगर सेंटिसिमल स्केल की है तो उसी पोटेंसी को हल्की सी एटीन्यूएट करके देने का प्रावधान है। हाँ, जी। अब आपका सवाल आया कि साहब अब यहाँ हम सेंटिसिमल की जगह फिर 50 मिलीसिमल पे शिफ्ट कर जाए क्या? हाँ तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यही केस अभी डॉक्टर प्रशांत ने बताया था, जो वो इनके क्लिनिक पे था, ललित, डॉक्टर ललित के माध्यम से, कि एक स्किन प्रॉब्लम थी डॉक्टर से, इवन वो जी काफी रिकवर हो जा रही थी लेकिन रिवर्स मार जा रही थी, जी। ऐसा कुछ था इनके केस में। तो हाँ इन्होंने फिर हाँ। सेंटिसिमल की जगह फिर 50 मिलीसिमल दी, तो फिर वो बड़े खूबसूरती से वो क्योर हो गई थी, ऐसा इनका कहना था, है ना जी प्रशांत? प्रशांत है। हाँ जी हाँ, ऐसे ही था। कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ हम सेंटिसिमल से 50 मिलीसिमल पे जा सकते हैं, और अदरवाइज जी सर। अगर वाइटलिटी ये सब कुछ है, अगर कोई सेंटिसिमल की ही प्रैक्टिस कर रहा, तो वो वहां उसे एटीन्यूएट करे, ना कि पोटेंसी को बदले एकदम से। जी। हाँ, हाँ क्योंकि वो फिर स्ट्रोंगर डोज हो जाती है जी सेंटिसिमल सर। तो बहुत ज्यादा। तो जी ऐसे सर। इसको आगे बढ़ा जा सकता है, यही है। जी। और किसी का कोई पॉइंट है इस बात को लेकर के? चलो, यही है ना दीपशिखा? दीपशिखा जी बॉस। जी बॉस बॉस। बस बिल्कुल यही है। ये जायसवाल सर हमेशा यही किया करते थे हम लोगों के सामने, आपने भी देखा होगा। वो यही कहते थे कि यही हाँ हाँ अमित भाई। पोटेंसी है तो सीधे 27 हम क्यों जाए 20 तो यार। हाँ, उसे एटीन्यूएट करके दो, है ना। ऑर्गेनन में भी यही सब बताया हुआ है। और तो ऐसे चलेंगे डॉक्टर श्रेय भाई। आगे है, इन फाइन इट में बी मेंशन, आवाज आ रही है भाई मेरी? हेलो। हाँ जी बॉस आ रही है। आ इन रही है। फाइन it may be mentioned that the aforesaid observations were not incorporated by Dr. Henneman in his organon, probably due to his senility and heavy burden of other more important assignments. डॉक्टर हरिमोहन साहब उधर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि ये हमने पहले भी बड़ी बारीकी से मेंशन कर दी है बात, कि ये जो ऊपर अभी ऑब्जर्वेशन कैसे तय करनी है, पोटेंसी कैसे डोज को आगे डिसाइड करना है, ये हैनीमैन साहब ने ऑर्गेनन में कहीं नहीं डाला लिटरेचर में। और संभवतः इसका ये कारण रहा होगा, हनीमोहन साहब कह रहे हैं, कि जो एक उनपे हैवी बर्डन था, एक सैनिलिटी थी। सैनिलिटी को जरा देखें, क्या है ये सैनिलिटी?
एंड हैवी बर्डन, जो दूसरे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स का था, कार्यभार जो उन पे था, हो सकता है उसकी वजह से कंसिडर नहीं कर पाए वो। सेनिलिटी बोलिए तो। सर वृद्धा अच्छा, बुढ़ापा। वो हाँ, ओके, वो सेनाइल बोलते हैं ना बुढ़ापे को, तो वो सेनिलिटी भी बुढ़ापा ही। हाँ। तो अपनी एक बुजुर्ग होते गए, करते करते एक तो वो फैक्टर लग गया उनके साथ, दूसरा उनके दूसरे जो काम थे, जैसे 50 मिलीसिमल को लेके आए, पोटेंसी पे बहुत ज्यादा जोर जोर डाल देते, एग्रावेशन को हटा देना चाह रहे थे वो। और जो उनके जो प्रॉब्लम थी कि भाई एक बार मेडिसिन दे करके फिर मुश्किल हो जाती है, जितने भी पॉइंट थे जो उनकी वो थी, मुश्किलें थी, उनको सोल्व करने के चक्कर में ये वाला पार्ट शायद वो नहीं डाल पाए ऑर्गेनन में। ये हरिमोहन साहब का भाव है यहाँ, है जी। बुजुर्ग हो गए थे वो लास्ट। आगे कह बुजुर्ग रहे हो हैं, गए, अभी यार तो बोल रहा है, बुजुर्ग हो गए थे, असाइनमेंट टारगेट बहुत। असाइनमेंट का मतलब बहुत कार्यभार था, बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे जो उन्हें करने थे। और करना ये था कि होम्योपैथिक एग्रावेशन को दूर करना था, करना ये था कि भाई रिकवरी फास्ट कैसे हो, करना ये था कि यार ये एक बार दवाई देने के बाद मरीज फिर तड़पता रहे, हम दे ही नहीं सकते सेंटीसिमल स्केल को, एक बार दे दी तो दूसरी खुराक जब तक वो काम कर रही है। ऐसी ऐसी मुश्किलों को सुलझाने के चक्कर में वो ऑर्गेनन में डोज को कब कैसे तय करके देना है इस पे बहुत ज्यादा नहीं कुछ कह पाए। ये है भाव इसका यहाँ। ठीक है भाई, चले आगे। जी बिल्कुल। कह रहे अनसाइंटिफिक आर्गुमेंट अबाउट पोटेंसी। पोटेंसी के बारे में अनसाइंटिफिक आर्गुमेंट्स क्या क्या है होती हैं, या क्या क्या हैं, क्या क्या हो रही है। सम फॉलोअर्स ऑफ द न्यू मेथड आर्गू दैट दिस प्रोसेस वुड डिले द क्योर। कुछ फॉलोअर्स न्यू मेथड के ये आर्गुमेंट करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये डिले करता है क्योर को। ये तो बल्कि उल्टा लग रहा। इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम, ये लाइम लिखा है इसमें, टाइम होना चाहिए इसको। इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम एंड इज डिसगस्टिंग टू द पेशेंट। ये लंबा समय लेता है और ये पेशेंट इससे उगता जाता है, उब जाता है। कुछ लोगों को ये, कुछ लोग ऐसे आर्गू कर रहे हैं, न्यू मेथड के फॉलोअर जी या फॉलो करने के लिए जब बात आती है, डॉक्टर अमित पाल कह रहे हैं, जी जी is not a delayed cure more desirable and acceptable to the patient and the physician than to put the life of the patient in danger and throw him into the deep dark dungeon of death। पहली बात तो यहाँ एक बात और कह के चल रहे हैं, कह रहे हैं कि इज इट नॉट डिले क्योर मोर डिजायरेबल। कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली। हम कहीं देखते हैं जी। लिखे हुए रास्तों पे लिखते हैं दुर्घटना से देर भली। चलो, अगर उनका ये आर्गुमेंट मान ही लें कि वो डिले करता है, तो क्या डिले करना ज्यादा अच्छा नहीं है कि उस पेशेंट को आप एक अंधे कुएं में धकेल दो, बिल्कुल। लार्ज डोज दे करके, हाई पोटेंसी वो दे करके उसको डेंजर में धकेलने से और ज्यादा, या अंधेरे कुएं में धकेलने से अच्छा तो देर ही सही। एक बात तो ये है, हालांकि न्यू मेथड से देर होती ही नहीं है डॉक्टर अमित पाल, कहाँ होती है, वो तो क्योर टाइम ऑफ रिकवरी को तो वो कर रहा है फास्ट। बिल्कुल। सो इट इज safe to start our treatment with one of the lowest potencies from LM by 1 to LM by 6 as per, as per sensitivity of the patient to bring about gentle cure without compelling the patient to face trouble। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर बढ़िया रहता है ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना लोअर पोटेंसी से, और पेशेंट की सेंसिटिविटी को देखते हुए, और उसको फिर जेंटल क्योर की तरफ हम आगे लेके जाते हैं बिना किसी ट्रबल के। इन केस ऑफ सेकंड एंड थर्ड प्रेस्क्रिप्शन आल्सो द सेम प्रोसीजर शुड हैव टू बी फॉलोड। और जब सेकंड या थर्ड प्रेस्क्रिप्शन करो तब भी ये प्रोसीजर को फॉलो करना है कि यदि पेशेंट की वाइटलिटी स्लो
बाहर आ रही है तो अभी उसी पोटेंसी को चलने देना है। इट हैज आल्सो बीन वेल सपोर्टेड इन द केस रिकॉर्ड्स ऑफ हैनीमैन। रॉन्ग एप्लीकेशन इज मोस्ट हार्मफुल। और भाई कम से कम ये केस रिकॉर्ड जो हैनीमैन साहब के उन वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि भाई धीरे मतलब सेफ चलो, बिना ट्रबल के चलो, और रॉन्ग एप्लीकेशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और इस पे कैंट साहब ने भी एक स्टेटमेंट बोला, डॉक्टर अमितपाल भाई, हाँ गो जी, हाँ जी। गो फास्ट स्लोली, हाँ, गो फास्ट स्लोली। स्लोली। हाँ, हाँ जी जी, सर। तो ये वही चीज है डॉक्टर श्रेय, हाँ आप जी। ग्रेजुअली धीरे धीरे चलो, और गो फास्ट का मतलब होता है रिकवरी। रिकवरी। रिजल्ट आपके बढ़ेंगे, वो है फास्ट। और गो स्लोली का मतलब है आप प्रिंसिपल के साथ चलो। आप ये मत सोचो कि मैं सीधे LM/10 दे दूं या LM/30 दे दूं, या लोअर से हायर की तरफ क्यों जाऊं। रूल मत तोड़ो। तो ये 2-3 बातें आई ऐसे जो उन्होंने कही, बल्कि शायद इसमें कैंट साहब ने कहीं लिखा भी होगा। लिखा है। आगे कह रहे हैं इसमें, अवर मेडिसिन क्योर or eliminate these similar symptoms of or diseases which they can produce in healthy organism according to the homeopathic principle that is similia similibus curantur। वो तो जानते ही हैं। आगे कह रहे हैं, इन रिगार्ड टू पोटेंसी आल्सो द सेम प्रिंसिपल इज एक्टिव। पोटेंसी के रिगार्ड में भी सेम प्रिंसिपल काम करता है, सिमिलिया सिमिलिबस का। So the destructive power of the medicine lies inherently in its curative power। जो destructive power है मेडिसिन की, जो उसके अंतर्गत होती है, वही curative power का काम करती है। As it is judicious and proper administration wonderfully saves the life of the patient। और यदि फिर इसकी जुडिशियस तरीके से अमितपाल भाई और उचित मात्रा में इसको एडमिनिस्ट्रेशन करा जाए तो ये वंडरफुली सेव करती है जीवन को लोगों के, मरीज जी। के। इट्स injudicious and improper application destroy the life of the patient। और साथ ही साथ यदि इसका injudicious और improper application कर दिया जाए कहीं, तो ये किसी भी पेशेंट की जिंदगी को तबाह भी कर सकती है। डॉक्टर कैंट राइटली said it heals as well as it kills। कैंट साहब ने ये भी कहा कि ये हील भी करती है और साथ साथ ये किल भी कर सकती है भैया। जो जी। हील तो जी। करती है, और हील के साथ साथ वो जी। गलत तरीके से इसको आपने यूज किया तो ये किल भी कर देगी। ये बहुत बारीकी है, ये आम जनता को तो बेचारी को पता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे होम्योपैथ भी इसको इग्नोर मारते हैं, कहते हैं हाँ होम्योपैथी कुछ नहीं करती। होम्योपैथी ना साइड इफेक्ट तो करती नहीं। होम्योपैथी बिल्कुल सेफ है। सेफ का है, में अगर गलत दोगे तो भैया और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, अगर आपने गलत तरीके से इसको यूज करा है ना भाई। तो यहीं रुकेंगे आज। वैसे कर लेते हैं, 2 रह गए, एक नया हेडिंग आ जाएगा तो निकाल लेते हैं। कह रहे हैं, इट इज सरप्राइजिंग दैट देयर आर होम्योपैथ्स हु बिलीव that homeopathic medicine do not cause any harm to the patient if administered wrongly and or excessively। देखो वही बात आई कि कुछ सरप्राइजिंगली कुछ होम्योपैथ ये विश्वास करते हैं कि मेडिसिन कुछ करती नहीं है गलत, अगर हम उसे गलत तरीके से भी दे दें। बेटा किसी की आवाज है पीछे। द वेरी कर्नेल, कर्नेल का मतलब है आधार या सार। द वेरी कर्नेल ऑफ होम्योपैथिक साइंस इज दैट ड्रग्स प्रोड्यूस सिम्टम्स, ब्रैकेट में करें, ऑफ डिजीज एंड क्योर लाइक सिम्टम्स ऑफ डिजीज। जो असली जो बेस है, जो सार है होम्योपैथी का, होम्योपैथिक साइंस का, वो ये है कि ड्रग जो है वो सिम्टम प्रोड्यूस करती हैं डिजीज के। जिस डिजीज सिम्टम वही बिल्कुल ऐसे ही जिस डिजीज को क्योर करना है वैसे ही सिम्टम पैदा करती हैं। ये है ही है इसका बेस। सो द नोशन दैट ड्रग्स क्रिएटिंग डिजीज सिम्टम्स डू नॉट हार्म इज ए नेव थिंकिंग, डैश लगा कह रहे हैं, ए लेमन थिंकिंग
तो अगर फिर जब हम जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल डिजीज पैदा करती है उस नेचुरल डिजीज को क्योर करने के लिए, तो ये मानना कि ये ड्रग जो है डिजीज सिम्टम्स जो नुकसान करेंगे वो पैदा ही नहीं करेगी, तो ये अनाड़ी तरीके से सोच है, भोली भाली। और या कहिए कि ये एक लेमेन्स की थिंकिंग है, जो मेडिकल प्रोफेशन को नहीं जानता, ये उसकी सोच हो सकती है। इट डिनाइज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथिक साइंस। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो इसका मतलब आप प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक साइंस को डिनाई कर रहे हो। इन रियलिटी द मेडिसिन दाउ बेनिफिशियल डज हार्म इफ इट इज मिसयूज। वास्तविकता ये है डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर अमितपाल भाई दीक्षिका, कि अगर ये बेनिफिशियल है तो ये हार्मफुल भी है अगर इसको मिसयूज करेंगे तो। जी In बिल्कुल। comparison with other branches of medical science, medicines being crude and less potentized, the probability of reaction by the potentized homeopathic remedies is much greater. डॉक्टर श्रेय, फिर आपकी बात यहाँ उभर के आ रही है। जी सर। मेटीरियल डोज की जगह जो क्रूड डोज हैं, लेस पोटेंटाइज हैं, उनसे ज्यादा संभावना है पोटेंटाइज मेडिसिन की ज्यादा ग्रेटर रिएक्शन देती हैं ये अंदर जा करके। क्रूड मेडिसिन एक्ट मेनली ऑन द फिजियोलॉजिकल प्लेन, बड़े सर बोलते थे हमेशा ये बात, क्रूड मेडिसिन एक्ट मेनली ऑन द फिजियोलॉजिकल प्लेन बट द पोटेंटाइज मेडिसिन एक्ट बोथ ऑन द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्लेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पोटेंटाइज मेडिसिन आपके फिजिकल यानी कि ऑब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल यानी कि सब्जेक्टिव प्लेन पे दोनों पे काम करती है। सो रिएक्शन इज आल्सो द सेम, तो इसका रिएक्शन भी सेम आएगा यानी कि साइकोलॉजिकल पे भी। तो ये ज्यादा डीप या ज्यादा डीप हार्म कर सकती है। भाई बात समझो ना, महाभारत में युधिष्ठिर जी सुपर फाइन थे सच्चाई बोलने में, सुपर फाइन थे ना डॉक्टर श्रेय? जी सर। हल्की सी त्रुटि, गर्दन कट गई द्रोणाचार्य जी की। हल्का सा झूठ सुपर फाइन लेवल पे हल्की सी डिसिमिलरिटी डीप एक्शन करेगी, डीपली रोग करेगी। जी सर। ये तो हमारे उसमें भी है, प्रकृति में भी एग्जाम्पल है। तो इसलिए और एक बात और कहते हैं अक्सर कि पूरे झूठ से आधा सच बहुत खतरनाक होता है। जी सर। ये सब उधर ही जा रहे हैं एग्जाम्पल, वो डीपली अफेक्ट करते हैं किसी के विश्वास को, किसी की बॉडी के ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी को। जितनी एनर्जी की साइड में होंगी चीजें, एनर्जी प्लेन की तरफ जितनी होंगी, सुपरफाइन कोई भी चीज होगी, वो और भी सही तरीके से यूज करनी चाहिए। बात ये है। चलो ठीक है, फिर यहीं रुकेंगे। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। राम राम बॉस, राम राम सभी को। राम राम बॉस। हाँ,